नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो RSMS एसएसबी मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है आपके, इनके द्वारा जो 2022 में पेपर लिए गए थे, तो मैं आपको रोजाना उनके जो पुराने पेपर है उनको हल करवा रहा हूँ। वहां से डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं साथियों। 6 नवंबर 2022 को एक पेपर हुआ था, तो 48 प्रश्न है टोटल। 48 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम हल करने वाले हैं। रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 के लिए और साथ ही लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी है साथियों ये वीडियो। तो शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, प्रश्नों को हल करिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रश्नों को यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जा रहा है आपसे। पहला प्रश्न है आपके, ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है। गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग या जल दुर्ग। तो सीधी सी बात है, मतलब ओदक दुर्ग का अर्थ आपसे प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है। और मित्रों, पहले प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न संख्या 1 में ओदक दुर्ग मतलब जो जल दुर्ग होते हैं, इन्हीं को ओदक दुर्ग के नाम से जाना जाता है साथियों। चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। याद रखना है, जल दुर्ग को ही ओदक दुर्ग कहा जाता है। जैसे राजस्थान में गागरोन दुर्ग है, झालावाड़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ में, ये साथियों ओदक या जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है पहले प्रश्न का। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वन विहार धौलपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर, केला देवी भरतपुर और शेरगढ़ बारा। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है, अभ्यारण्य है, जिलों के नाम है, वो आपको बताने हैं प्रश्न संख्या 2 में। भाई, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, बारां में। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। और वन विहार अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पड़ता है, धौलपुर में। लेकिन केला देवी भरतपुर में नहीं, केला देवी कहाँ पड़ता है, करौली में पड़ता है साथियों। तीसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा बांगर प्रदेश का नाम नहीं है। शेखावटी, घग्गर बेसिन, बनास बेसिन और गोडवाड़ बेसिन। तो इनमें से जो बांगर प्रदेश का नाम नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 3 में बताना है। आंसर जो बताए जाते हैं सभी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो फाइनल आंसर की जारी की गई है पेपर की, उसके आधार पर आपको आंसर बताए जा रहे हैं साथियों। तो जो बांगर प्रदेश का नाम नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 3 में देखना है। देखो, बांगर प्रदेश के अंतर्गत शेखावटी, बांगर प्रदेश और वांगड़ प्रदेश दोनों अलग अलग है। बांगर प्रदेश के अंतर्गत शेखावटी, गग्गर बेसिन और गोडवाड़ बेसिन आ जाता है। बनास बेसिन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। थर्ड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न देख लेंगे। आज का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां और विद्यालय विषय, इनसे संबंधित मैंने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया था सुबह 9 बजे। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। दोनों लेवल के लिए है वो वीडियो भी, और ये भी दोनों लेवल के लिए साथियों। इसके बाद आपके शैक्षिक परिदृश्य के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का परिदृश्य और तकनीकी 25 क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में दोनों लेवल में। तो वो वीडियो भी आने वाला है मित्रों। आज ही तीसरा वीडियो रहेगा वो आज का। इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं, चावल, ज्वार और मक्का। तो जो खरीफ की फसल नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 4 में देखना है। भाई देखो, चावल भी एक खरीफ की फसल है, ज्वार भी एक खरीफ की फसल है और मक्का भी एक खरीफ की फसल है, मतलब बरसात वाली। लेकिन गेहूं जो है ये खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि गेहूं तो सर्दी वाली, सर्दी मतलब रबी की फसल है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, प्रसिद्ध कुंभश्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है। चित्तौड़ में, आमेर में, मंडोर में या कुंभलगढ़ में। प्रसिद्ध मंदिर है क्या, कुंभश्याम। साथियों बताना है कि कहां पर ये अवस्थित है। पांचवें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो जो प्रसिद्ध कुंभश्याम मंजी का मंदिर है साथियों, ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पहला विकल्प पांचवें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बाड़मेर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा और चित्तौड़गढ़। तो जो मीनाकारी के एक कला है थेवा कला साथियों, थेवा कला के लिए राजस्थान का जो स्थान प्रसिद्ध है वो स्थान दूसरे छठे प्रश्न में देखना है। या छठे प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, प्रतापगढ़। दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि थेवा कला राजस्थान में, थेवा कला के से संबंधित जो स्थान है वो कौन सा है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है साथियों, वो इसके लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है।
जो कांच होता है इस पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन इस कला के अंतर्गत किया जाता है। बिल्कुल सेकंड विकल्प ही छठे प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। मित्रों 7वें प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में स्थित है। जोधपुर में, बाड़मेर में, अजमेर में, बीकानेर में। इस प्रश्न को 2022 में कई बार पूछा गया है। किसको? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र को। हो सकता है आपके ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आ जाए। तो 7वें प्रश्न का आंसर देखें। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है मित्रों। चौथा विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही आंसर होगा। देखो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई थी। कहां पर? बीकानेर में। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। देखो मैंने पहले वीडियो, आज का जो पहला वीडियो डाला था उसमें बताया था कि 149 वाला जो कोर्स है इस पर पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट आपके लिया जाएगा। ठीक है, आज लेवल 1 का पेपर नंबर 16 रहेगा। मैराथन पेपर नंबर 149 वाला जो कोर्स है ना, ऐप पर, ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है साथियों। वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके पिछले सभी टेस्टों को भी अटेंड कर सकते हो। तो देखो अच्छा, लेवल 1 का तो पेपर नंबर 16 आएगा आपके। लेवल 2 एसएसटी का पेपर नंबर 13 और लेवल 2 हिंदी का पेपर नंबर 14 आएगा पूरे 150 प्रश्नों का। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तो 8वां प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अभिन्न हरि ने, गोपालाल कोटिया ने, नाथूलाल जैन ने और नैनूराम शर्मा ने। इनमें से जिसके द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी उनका नाम 8वें प्रश्न में देखना है। साथियों 8वें प्रश्न का आंसर देखें तो नैनूराम शर्मा के द्वारा। किनके द्वारा? नैनूराम शर्मा के द्वारा ही हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। फोर्थ विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कोटा जिले में, अजमेर जिले में, डूंगरपुर जिले में या जैसलमेर जिले में? तो भाई जो 2011 की जनगणना हुई थी इसमें जिस जिले में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व की बात पूछी जा रही है सीधी सी। और राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जैसलमेर जिले का है साथियों। यहाँ प्रति व्यक्ति मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। कितना है यहाँ का जनसंख्या घनत्व? 17 है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जयपुर का है। ये भी आपको याद रखना है। 9वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? नागौर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या बीकानेर में? तो इनमें से जिस जगह पर जीवाश्म उद्यान स्थित है वो जगह आपको प्रश्न नंबर 10 में बताना है। और साथियों 10वें प्रश्न का आंसर देखें तो जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया था? अलवर में, भरतपुर में, करौली में या बीकानेर में? कब? 1927 की बात है और पूछा जा रहा है कि कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया था साथियों। तो 11वें प्रश्न का आंसर है कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में सन 1927 में करौली में आंदोलन किया गया था। थर्ड विकल्प आपके 11वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वें में थर्ड विकल्प आपके सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुटार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? अलवर और टोंक, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंदरगढ़ और जोधपुरा और सुनारी? तो राजस्थान में सबसे पहले जहां से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुटार का मतलब कुल्हाड़ी से लिया जाता है, कहां से खोज निकाली गई थी साथियों? इसका आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, जयपुर और इंदरगढ़ से ही सबसे पहले राजस्थान में पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुटार खोज निकाली थी, मतलब कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। थर्ड विकल्प 12वें प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत चरणदास जी से, संत पीपा जी से, संत चरणदास जी से और संत लालदास जी से? डबल बार टाइप हो गया एक ही ऑप्शन। हालांकि प्रश्न संख्या जो 13 है इसमें साथियों ना ही तो चरणदास जी आंसर है ना ही संत पीपा जी। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? संत लालदास जी रहेगा साथियों। धौली धूप नामक जो स्थान है ये आपके कहां पर पड़ता है? अलवर जिले में पड़ता है। और इनका संबंध किससे है? धौली धूप से संत लालदास जी से है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रसिद्ध जैन सागर तालाब कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में,
बूंदी में, जोधपुर में या अलवर में। तो एक तालाब है जिसका नाम क्या है, जैन सागर। साथियों, जैन सागर तालाब की बात की जा रही है कि राजस्थान में ही ये कहाँ पर स्थित है। 14वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो दूसरा विकल्प है, बिल्कुल बूंदी में ही प्रसिद्ध जैन सागर तालाब स्थित है मित्रों। विकल्प नंबर 2 आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? रांगेय राघव की, मणि मधुकर की, राजेंद्र मोहन भटनागर की और राम प्रताप शर्मा की। तो भाई किसकी उपन्यासकार की रचनाएं कौन कौन सी? एक तो सफेद मेमने और एक पत्तों की बिरादरी। साथियों, ये जिस उपन्यासकार की रचनाएं हैं वो उपन्यासकार का नाम आपको प्रश्न नंबर 15 में देखना है। और 15वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो भाई सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी जो है ये किन की रचना है साथियों? ये है मणि मधुकर की रचना है। किन कौन से उपन्यासकार की रचना है? ये मणि मधुकर की। विकल्प नंबर 2 आपके 15वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कानड़ देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह और हमीर देव। तो जालोर के चौहान वंश की बात की जा रही है। भाई 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न संख्या 16 में जो कीर्तिपाल थे, बिल्कुल इन्होंने ही जालोर के चौहान वंश की स्थापना की थी। साथियों, ये भी याद रखना है कि भाई कब इन्होंने जालोर के चौहान वंश की स्थापना की थी। तो सन 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल ने जालोर के चौहान वंश की स्थापना की थी। यहाँ आपके दूसरा विकल्प 16वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देख लेंगे। गंगानगर अगेती की फसल है, गेहूं की फसलें हैं, कपास की है, किन्नू की है या चावल की है? तो गंगानगर अगेती की अगर हम बात करें साथियों, ये किस फसल की किस्में हैं आपको प्रश्न नंबर 17 में देखना है। और 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई फसलों से संबंधित ज्यादातर प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं? किस्मों के नाम और कौन सी खरीफ की है, कौन सी रबी की है, ज्यादातर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपके राजस्थान की प्रमुख फसलें टॉपिक दे रखा है, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। तो अच्छे से याद कर लीजिए साथियों, प्रमुख किस्मों के नाम जैसे गेहूं की, चावल की, मक्का की और कपास की। ये 4 ऐसी फसलें हैं जिनकी प्रमुख किस्मों के नाम आपको पता होना चाहिए। पूरे पूरे चांस है कि प्रश्न यहाँ से आपके आने वाला है। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर देखें। दूसरा विकल्प आपका सही है। भाई ये किसकी किस्में हैं? कपास की किस्में है मित्रों। दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? साबी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे या गग्गर नदी के किनारे? तो बागोर सभ्यता इनमें से जिस नदी के किनारे स्थित थी वो नदी आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है। साथियों, ज्यादातर सभ्यताओं में से प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भाई आपकी कौन सी सभ्यता कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उसका उत्खनन किसने किया था, और एक और बात साथियों कि भाई ये सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी। ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं सभ्यताओं में से। और जो महत्वपूर्ण चीजें उसमें उनमें से निकली है वो भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 18वें प्रश्न का आंसर देखें। बागोर सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे स्थित थी साथियों? ये आपके कोठारी नदी के किनारे स्थित थी। और बागोर सभ्यता कहाँ पर पड़ती है? आपके भीलवाड़ा जिले में पड़ती है साथियों। 18वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण रिक्त स्थान है के शासनकाल में हुआ था? राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में, राव भाव सिंह के शासनकाल में, राव अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में या राव शत्रुशाल के शासनकाल में? देखो वैसे आंसर की के अनुसार आंसर बताए जाते हैं लेकिन लगभग भी मानो कि भाई 50 प्रश्न हल कर रहे हैं। बाय चांस अगर कहीं कोई त्रुटि लगे, हालांकि लगना नहीं चाहिए लेकिन लगे, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल अगर वास्तव में आपका आपका आपके कोई गलती पकड़ में आई है तो साथियों उसको सही किया जाएगा। 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में जो विकल्प नंबर 1 है राव उम्मेद सिंह, बिल्कुल इनके शासनकाल में ही बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण हुआ था साथियों। पहला विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है। देखो कौन सी शताब्दी में था ये? 18वीं शताब्दी में। विकल्प एक ही सही रहेगा 19वें प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, इन अभयारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? बस्सी, नाहरगढ़, सीता माता या सरिस्का?
तो उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सीता माता में पाई जाती है। इस प्रश्न को बहुत ज्यादा बार पूछा गया है साथियों। सर्वाधिक जैव विविधता भी सीता माता में और उड़न गिलहरी, दो चीजें ही पूछी जाती है सीता माता से। कहा है ये? प्रतापगढ़ में। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 को देख लेते हैं। 21 में क्या है आपके? इनमें से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? जीवामृत, बिलामृत, अच्छा दाना और शुरुआत। तो इनमें से जो शून्य बजट प्राकृतिक खेती के जो 4 स्तंभ है उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, वो आपको 21 में बताना है। साथियों 21वें प्रश्न का आंसर देखें तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में जीवामृत भी आता है, बिलामृत भी आता है, अच्छा दाना भी आता है, लेकिन शुरुआत को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है साथियों। 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आपके। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? करौली का महाराजा, धौलपुर का महाराजा, भरतपुर का महाराजा और अलवर का महाराजा। तो मत्स्य संघ साथियों राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ, इसके राज प्रमुख की बात की जा रही है। 22 का उत्तर बताना है आपको। देखो 22 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर जो 2 है। धौलपुर के महाराजा को ही मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। कौन थे वो धौलपुर के महाराजा? उदयभान सिंह थे साथियों। तो यहाँ दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है, मानमोरी का शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़ और पाली। तो जो मानमोरी का शिलालेख है ये राजस्थान के जिस क्षेत्र से संबंधित है उस क्षेत्र आपको देखना है 23 में। और 23वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? मानमोरी का शिलालेख साथियों चित्तौड़ से संबंधित है। थर्ड विकल्प 23 का बिल्कुल सही आंसर है। देखो मानमोरी का जो शिलालेख है संस्कृत भाषा में है ये, और इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने साथियों समुद्र में फेंक दिया था। कौन से शिलालेख को? मानमोरी के शिलालेख को। ठीक है, यहाँ आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर जो 3 है 23 का बिल्कुल सही आंसर है। 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या है आपके? कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 10, 8, 6 या 5। तो जितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं मतलब सीमा बनाते हैं वो राज्य देखने हैं भाई। बात करें अगर राज्य की बात की जा रही भारतीय राज्य की, तो एक तो आपके गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर यूपी है, हरियाणा है, फिर पंजाब है। तो इस प्रकार साथियों पंजाब, यूपी, हरियाणा, एमपी और गुजरात ये 5 राज्य है जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपके जो चौथा विकल्प है 24 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न देख लेंगे। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है ये? पगड़ियों के प्रकार है, आभूषणों के प्रकार है, भेड़ों के प्रकार है या खाद्य पदार्थ के प्रकार है? तो देखो किन किन की बात की जा रही है। एक तो अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही। साथियों ये जो सभी चीजें हैं ये पगड़ियों के नाम है। ये किसके प्रकार है? ये पगड़ियों के प्रकार है। तो 25 में आपके जो पहला विकल्प है आपका सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में क्या है? कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। CWG जलवायु प्रदेश में, AW जलवायु प्रदेश में, BSHW जलवायु प्रदेश में या BWHW जलवायु प्रदेश में। तो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है भाई, जलवायु आपके है तो भाई जलवायु में से कोपेन का वर्गीकरण सर्वाधिक पूछा गया है कि कौन सा इन्होंने वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है जलवायु को, कौन सी जलवायु वर्गीकरण में कौन कौन से भाग आते हैं, यहीं से प्रश्न आपके बन रहा है इस टॉपिक में से। 26 का आंसर देखें तो मित्रों 26वें प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा? जो श्री गंगानगर है ये BWHW के अंतर्गत आता है। फोर्थ विकल्प 26 का सही आंसर है। 27 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 27वां प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में स्थित है। बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या जैसलमेर में। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात 27 में की गई है। 27वें प्रश्न का आंसर देखें साथियों। 27वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। पहला विकल्प 27 का सही आंसर है साथियों। 28 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 से उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना ने की थी। किसने की थी? देवीलाल सामल ने, कोमल कोठारी ने, करुणा भील ने और जनार्दन राय नगर ने। तो साथियों
भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ये भी एक चीज आपकी क्लियर होती है इस प्रश्न से। लेकिन बात ये की जा रही है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भाई इसकी स्थापना देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी मित्रों। 28 में पहला विकल्प आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 29वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, गंजीफा, चार भर, नार, छरी ये किसके प्रकार है? खेल के, लोक नाट्य के, वाद्य यंत्र के या परिधान के? तो गंजीफा है, चार भर है, नार है, छरी है। साथियों ये किसके प्रकार है? 29वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो विकल्प नंबर 1 है भाई, ये खेल के प्रकार है। कौन कौन से? गंजीफा, चार भर, नार और छरी, ये सभी खेल के प्रकार है साथियों। पहला विकल्प आपके 29वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 30 की ओर। तो 30वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? कुंवर सिंह को, हीरालाल शास्त्री को, गोकुल भाई भट्ट को या भीम सिंह को? कि भाई जो माउंट आबू है इसका एकीकरण राजस्थान में हुआ है, ये किनके कारण हुआ है? किसको श्रेय इसका दिया जाता है? 30वें प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न संख्या 30 का आंसर देखें तो ये श्रेय दिया जाता है गोकुल भाई भट्ट को। किसको दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। जो माउंट आबू राजस्थान में जुड़ा है इसका श्रेय गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 31 को देख लेते हैं। किसे वांगड़ की मीरा भी कहा जाता है? कर्माबाई को, गौरीबाई को, कालीबाई को और लिखमबाई को? तो इनमें से जिसे वांगड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है प्रश्न संख्या 31 में। साथियों 31वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 31 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो आपके जो सेकंड विकल्प है गौरीबाई, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। वांगड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? गौरीबाई को जाना जाता है। दूसरा विकल्प आपके 31वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ेंगे। मैं वापस कह रहा हूँ कि इसी प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये चीजें ऐसी ही आपके आएगी और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यार देखो इनमें भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते होंगे कि यार ये प्रश्न तो थोड़ा कठिन प्रश्न है यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न को छोड़ना है, आपको एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जो आपको आते हैं वो तो सारे सही करो, लेकिन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं ना उनको गलत मत करो यार, ठीक है? उनको आप छोड़ सकते हो। अगर प्रश्नों को छोड़ने की आदत नहीं डाली तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बारी वाली आपके। प्रश्न संख्या 32 को देख लेंगे साथियों। 31 में आपके सेकंड विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 32, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ से, रम्मत से, ख्याल से और नौटंकी से? कई इस प्रश्न को भी अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है 2022 में। साथियों श्रीलाल जोशी की बात की जा रही है। ये फड़ चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार है। कौन? श्रीलाल जोशी, भीलवाड़ा के निवासी है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर है। चलिए 33 की ओर बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है? माही बांध व जवाहर सागर बांध, रावत भाटा व राणा प्रताप सागर बांध, छबड़ा व सूरतगढ़ और छबड़ा व रावत भाटा? तो राजस्थान में जो सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है वो कहाँ है साथियों? 33वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। 33 में भाई छबड़ा में और सूरतगढ़ में। कहाँ? गंगानगर। छबड़ा कहाँ? बारा। यहाँ पर राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है। तो विकल्प नंबर 3 आपके 33 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए 34 की ओर बढ़ेंगे। 34वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 क्या है? राजस्थान इको टूरिज्म नीति लागू की गई 2021 में, 2022 में, 2020 में या 2019 में? तो जो राजस्थान इको टूरिज्म नीति है उसकी बात प्रश्न संख्या 34 में पूछी गई है। साथियों 34वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो पहला विकल्प है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जो है ये कब लागू की गई? 2021 में लागू की गई मित्रों। पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 34 का। चलिए 35 की ओर बढ़ेंगे। तो 35वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा 2021 में भी कब लागू की गई आपको ये भी याद रखना है। तो जुलाई 2021 में साथियों राजस्थान इको टूरिज्म नीति लागू की गई थी। 35वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 35। 35वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है? कोटा, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर? राजस्थान में जो रेलवे मंडल है इनके मुख्यालय से भी बार बार प्रश्न बन रहे हैं। सारी चीजें याद होना चाहिए, लास्ट टाइम में कोई बहाना नहीं चलेगा साथियों। अब तो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 36वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, स्त्रियों का आभूषण
नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? पाँव में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, गले में पहना जाता है या सिर पर पहना जाता है? तो स्त्रियों का आभूषण है एक, क्या नाम है उसका? नेवरी। साथियों, नेवरी आभूषण की अगर हम बात करें तो ये स्त्रियों के द्वारा कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। इस आभूषण को भी बार बार पूछा जा रहा है साथियों, नेवरी को। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ेंगे। 37 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 37 में क्या है आपके? भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? नारायणी देवी वर्मा ने, अंजना देवी चौधरी ने, रतन शास्त्री ने और शांता त्रिवेदी ने। तो इनमें से जिसके द्वारा कहां पर? भीलवाड़ा में। साथियों, दो तीन चीजें क्लियर होगी इस प्रश्न से। कब की थी स्थापना महिला आश्रम की? इन्होंने 1944 में। अब बात यूं की जा रही है कि किनके द्वारा ये स्थापना की गई थी? तो भीलवाड़ा में 1944 में नारायणी देवी वर्मा के द्वारा साथियों महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। कब? 1944 में। पहला विकल्प आपके 37वें प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 38वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 38 को देखते हैं। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? खेरवाड़ा से, बारापाल से, कोटड़ा से या रिखप देव से? साथियों, भील विद्रोह हुआ था सन 1881 ईस्वी में मेवाड़ में। अब बात यह की जा रही है कि ये कहां से शुरू हुआ था। तो 38 का आंसर देखें, जो विकल्प नंबर जो 2 है, बारापाल नामक एक स्थान है मेवाड़ में, यहीं से 1881 में भील विद्रोह शुरू हुआ था। दूसरा विकल्प आपके 38वें प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 39 को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 39, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? दस्तूर कोमवार में साथियों राजस्थान के जिस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है तो वो कौन सा राज्य है? बीकानेर है वो, जयपुर है वो, उदयपुर है वो या कोटा है? उस राज्य का नाम आपको प्रश्न संख्या 39 में बताना है। मित्रों, 39वें प्रश्न का आंसर देखें तो दस्तूर कोमवार में जिस राज्य का वर्णन देखने को मिलता है वो कौन सा राज्य है? जयपुर राज्य है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 40वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 40वां प्रश्न देख लेते हैं। मित्रों, 40वां प्रश्न है, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और वॉरेन हेस्टिंग्स। साथियों, 40वें प्रश्न का उत्तर बताओ। देखो, भारत का गवर्नर जनरल जीजी की बात की जा रही है यहाँ पर। और जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? आपके लॉर्ड हेस्टिंग था। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 41 को देख लेते हैं। तो चलिए 41वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे? जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुलबाई भट्ट या गोविंद गुरु? तो इनमें से जो प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे वो आपको प्रश्न नंबर 41 में बताना है। और 41वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो भाई प्रजामंडल से संबंधित जो नहीं रहे, जमनालाल बजाज का संबंध भी प्रजामंडल से था, जयनारायण व्यास का संबंध भी प्रजामंडल से था और गोकुलबाई भट्ट का संबंध भी प्रजामंडल से था, लेकिन गोविंद गुरु का संबंध प्रजामंडल से नहीं रहा था साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है, प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 को देख लेते हैं। 42 में क्या है आपके? मेवाड़ के इनमें से किस शासक ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? महाराणा कुंभा, राणा हम्मीर, राणा सांगा और राणा रतन सिंह? भाई, इब्राहिम लोदी की बात की जा रही है यहाँ पर। इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में जिसने पराजित किया था उसका नाम क्या है? राणा सांगा है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 है, 42वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ेंगे। 43 को देखते हैं। तो 43वां प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है कहाँ? तिलवाड़ा में, कोल्लू में, जायल में और खरनाल में? इनमें से जिस स्थान पर मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है वो स्थान आपको प्रश्न नंबर 43 में देखना है। साथियों, 43वें प्रश्न का आंसर बताइएगा, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न नंबर 43 में? मित्रों, आंसर देख लेते हैं 43 का। तो 43वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है साथियों। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या जो 43 है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 को देखेंगे। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर क्या है? झील है, इसका निर्माण पूछा गया है 44वें प्रश्न में। और आना सागर झील का जो निर्माण है अजय पाल, अजय राज, अर्णोराज या जगदेव, किनके द्वारा इनका
निर्माण करवाया गया था। साथियों 44वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा विकल्प। बिल्कुल अर्णोराज के द्वारा ही आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। थर्ड विकल्प 44 में सही है। नेक्स्ट 45 की ओर बढ़ेंगे। तो 45वां प्रश्न है, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? भारमल, भगवान दास, मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह। भाई अकबर ने फरजंद मतलब बेटे की। साथियों ये जो उपाधि दी गई थी आमेर के जिस शासक को, उस शासक का नाम क्या है? मान सिंह। मान सिंह को ही अकबर ने फरजंद मतलब बेटे की उपाधि प्रदान की थी। थर्ड विकल्प 45वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 46वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 46 है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है 826 किमी, 869 किमी, 970 किमी और 1070 किमी। तो भाई राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ये वाला साथियों। प्रश्न नंबर 46 का आंसर क्या रहेगा आपके? जो पहला विकल्प है 826 किलोमीटर तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है और 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार है साथियों। तो 826 कौन से विकल्प में दे रखा है? पहले विकल्प में। बिल्कुल 46वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा साथियों। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। ऐप को डाउनलोड करके 149 वाला कोर्स यदि ज्वाइन आप करते हो तो इस पर आपको मित्रों जो 270 प्लस जो टेस्ट डले हुए हैं वो भी अब भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और आप अपनी बेहतरीन तैयारी बहुत कम समय में वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कर सकते हो, जिसमें सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो 47वां प्रश्न है, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? चैत, कार्तिक, श्रावण या भाद्रपद? कहाँ की बात की जा रही है? बूंदी की। साथियों 47वें प्रश्न का आंसर देखें तो बूंदी में जो कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है ये कौन से महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। फोर्थ विकल्प आपके 47वें प्रश्न का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 48वां प्रश्न देख लेते हैं। लील टास के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता और नरोत्तम दास। लील टास के लेखक प्रश्न नंबर 48 में पूछा गया है। साथियों 48वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो दूसरा विकल्प है कन्हैयालाल सेठिया ही लील टास के लेखक है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 48वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये आपके आज का सेकंड जो वीडियो है कंप्लीट होता है। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।